अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ब्रेनिक्स एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, आज से हम अपना वन पेपर का न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सेशन में हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट कवर करेंगे वो है पाकिस्तान हिस्ट्री। फिर स्लोली स्लोली हम पाकिस्तान स्टडी के ऊपर भी चले जाएंगे। पाकिस्तान जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात। हम स्लो स्लो करके सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कोशिश करेंगे 3 मंथ के अंदर ही कवर कर लें। ज्यादा से ज्यादा जो है वो 4 मंथ लग जाएंगे, लेकिन चार भी नहीं लगेंगे, बल्कि 3 मंथ से शायद 10 डेज एक्स्ट्रा लग जाए। बाकी उसके बाद आपके जो है वो क्विजेज हुआ करेंगे। वैसे जो हमारा पिछला सेशन गुजरा है उसमें हम ऐसे करते थे कि स्टूडेंट्स को जो है वो कोशिश करते थे कि वीक में एक सब्जेक्ट कवर करवा दें। फिर उसके बाद सैटरडे संडे हम क्विज लेते थे। तो इस तरीके से हमने जल्दी से विद इन, आप ये समझे, 2.5 मंथ और 3 मंथ में अपना जो है वो सब्जेक्ट कवर करवा दिया। लेकिन ये जो हमारा सेशन है ये पिछले वाले सेशन से चेंज होगा। इसमें आपको जो है वो हैंड रिटन नोट्स जो है वो साथ साथ डेली के डेली आपको मिलते रहेंगे। और नोट्स की जो टाइप है वो इसी तरह की ही होगी जैसे मैं आपको ग्रुप में भी जो है वो शेयर हो जाते हैं, जैसे आपको शेयर किए जाते हैं। उसके अलावा जैसे ये नोट्स लिखे हुए हैं वैसे ही आपको शेयर किए जाएंगे। और क्विज भी आपका जो है वो हर वीकेंड पे लाजमी हुआ करेगा, गूगल फॉर्म पे ऑनलाइन क्विज ही होगा। बाकी उसके अलावा अगर सेशन की आपने डिटेल लेनी हो तो आप मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो अभी हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान हिस्ट्री हम स्टार्ट करने लगे हैं और आपको पता है पाकिस्तान हिस्ट्री जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है। ठीक है, जो इसका फर्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान हिस्ट्री का, वो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट है। इससे पीछे भी हिस्ट्री है, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन हमारे एमसीक्यूज के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि जो मेरे नोट्स हैं वो एज अ स्टोरी टाइप की फॉर्म में लिखे जाएं, और साथ पे आप देखते रहोगे कि कैसे मैंने कुछ कुछ हेडिंग्स भी दी हुई हैं, पॉइंट्स बनाकर चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है, ताकि आपको चीज़ें जो है वो याद रहें। इंपॉर्टेंट बातों को मैंने हाईलाइट कर दिया है, कलर से लिखा हुआ है, ताकि आपको चीज़ जो है वो अच्छे से याद रहे। और जो टफ वर्ड है उर्दू के उसको मैंने साथ इंग्लिश में भी लिख दिया है, ताकि एमसीक्यू जारी बात है इंग्लिश में आपसे पूछे जाएंगे तो आपको चीजों का अच्छे से आइडिया हो। तो चले स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से। तो अब ये वाकया जो है ये कैसे शुरू हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे सिंध को जो है वो फतह किया था। तो इसका स्टार्टिंग ये है कि श्रीलंका का एक बादशाह था। उसने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को कुछ तहफ भेजे थे, कुछ गिफ्ट्स भेजे थे। अब आपसे थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ये वलीद बिन मलिक जो है ये कौन है। ठीक है, तो ये जो वलीद बिन मलिक है ये जो है उमैया डायनेस्टी के जो है रूलर है। ठीक है। और इनका तो आप ये सोचें इनके बारे में भी हिस्ट्री है, उसको भी हम अपने लेक्चर्स में देख लेंगे, उमैयाद डायनेस्टी को भी, जिसमें वलीद बिन अब्दुल मलिक के अहम कारनामे पढ़ेंगे। तो इन मोस्टली ये है कि ये जो बादशाह था वलीद बिन अब्दुल मलिक, तकरीबन इसका पूरी दुनिया पर ही कब्जा था। इसने हर जगह पे अपने जर्नेल बिठाए हुए थे, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने। और इसके जो जर्नेल थे उसमें फिर ये था हिजाज बिन यूसुफ है, जो कि आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। आगे सारी जो स्टोरी है वो हिजाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम पे चलने वाली है। तो श्रीलंका का बादशाह था, उसने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को कुछ तहाइफ भेजे थे। अब थोड़ा सा अगर आप मैप को देखना चाहें, मैं आपको एक आर्बिट्रेरी टाइप का मैप बना के दिखा रही हूँ। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि देखिए ये आपके पास जो ये वाला इलाका है ये श्रीलंका का इलाका है। ठीक है। और ये सारा यहाँ पे सी है, वाटर है। और ये इलाका है, इधर से जाते हुए यहाँ पे आ जाता है दीबल, ये दीबल का इलाका है। फिर दीबल से आगे जाते हुए यहाँ पे आ जाता है बसरा शाम का इलाका। ठीक है। तो हुआ ये था कि जो श्रीलंका का बादशाह था उसने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को जो है कुछ गिफ्ट्स भेजे थे। और गिफ्ट्स किस टाइप के थे कि एक जहाज में थे और उसमें कुछ जो है वो कुछ औरतें थी। आपको पता है कि पहले जमाने में जो है वो औरतें थे और जो बच्चे थे उनसे उनको जो है वो गुलाम बनाकर काम के लिए भेजा जाता था और एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते थे। तो इसी फॉर्म में जो है एक जो है श्रीलंका के बादशाह ने जहाज भेजा, उसमें कुछ औरतें थी और कुछ यतीम बच्चे थे, उसको उसने रवाना कर दिया। तो जैसे ही जहाज, यहाँ पे देखिए दीबल का मुकाम है, इस जगह पर दीबल है। तो जैसे ही जो जहाज है वो दीबल पे पहुंचा है, तो दीबल पे कुछ पायरेट्स थे। इंग्लिश में पायरेट्स कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कजाक।
तो अब वो जो पायरेट्स थे उन्होंने इस जहाज को जो है वो लूट लिया। ठीक है, ये दिबल का इलाका है जो कि फिलहाल जो है सिंध में आ रहा है, ये वाली चीज। ठीक है, ये सिंध भी नेक्स्ट में जाऊंगा तो सिंध का यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी। तो यहाँ पे वो जो पायरेट्स थे उन्होंने इस जहाज को लूट लिया। ठीक है, अब जाहिर बात है उसमें औरतें थी और ये 3 बच्चे भी थे। फिर वो जो यहाँ पे जहाज लूटा था वहां पे एक औरत थी, उसका नाम नाहिद था। अब एक याद रखिएगा बात, एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, कि वो जो औरत थी, जो लोंडी थी, वो कौन सी थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम नाहिद। अब वो जो लोंडी थी उसने खत लिखा हिजाज बिन यूसुफ को। अब देखिए हिजाज बिन यूसुफ कौन है। हिजाज बिन यूसुफ जो है वो वलीद बिन अब्दुल मलिक का जर्नेल था। ठीक है, और वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इसे जो है वो जर्नेल बनाया था। और किसका ये गवर्नर था, ये इराक का यानी बसरा का गवर्नर था उस टाइम पे। तो वो जो नाहिद थी उसने जो है हिजाज बिन यूसुफ को खत लिखा कि उसकी जो है वो हेल्प की जाए। ठीक है, अब उसने ये लेटर जो है ये लिख दिया हिजाज बिन यूसुफ को। तो फिर हिजाज बिन यूसुफ ने उसके बाद क्या किया, उसने वो जो लेटर था वलीद बिन अब्दुल मलिक जो कि उसका रूलर था, उसने उसको बताई ये वाली बात। तो और उसे इजाजत ली कि उसको जो है ना वो इस मामले को जो है हैंडल करने की परमिशन दी जाए। तो जो वलीद बिन मलिक है वो उसको जो है वो इजाजत दे देता है। फिर हिजाज बिन यूसुफ क्या किया, हिजाज बिन यूसुफ ने वो जो दीबल का बादशाह था उस टाइम पर, उसने उस बादशाह को बताया, उसको खत लिखा और खत लिखकर उसको कहा कि वो जो कैदी हैं जो भी आपके पास है उनको जो है वो आजाद कर दिया जाए, यानी उनको जो है वापस कर दिया जाए। राजा दाहिर था उसका नाम, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दीबल का जो बादशाह है वो उस टाइम पर कौन था, वो राजा दाहिर था। फिर उसने राजा दाहिर को ये बात कही, तो लेकिन राजा दाहिर ने साफ इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि जो उसके पास पायरेट्स हैं वो उसको काबू नहीं कर सकता, जारी बात है वो थोड़े स्ट्रांग टाइप के हैं, तो उसने बिल्कुल ये समझे साफ मना कर दिया। तो हिजाज बिन यूसुफ को इस बात पे गुस्सा आ गया और उसने फिर जारी बात है जंग करने का इरादा किया। और इस जंग के लिए उसने वलीद बिन अब्दुल मलिक से परमिशन ले ली थी, लेकिन उसको एक स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए था जो कि इस पूरी सिचुएशन को ये जो उनकी पूरी फौज है उसको हैंडल करे। तो फिर उसने इसके लिए जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो सिलेक्ट किया, वो उसका भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा सा देख लें कि ये कौन था। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हिजाज बिन यूसुफ का दामाद था और उसके अलावा जो है ये उसका भतीजा भी था, और इसकी जो बीवी थी उसका नाम जैनब था। ठीक है, इसका जो टाइटल है वो इमादुद्दीन है, था इसका मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम की मैं बात कर रही हूँ। ये तीनों चीजें मैंने आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताई हैं। ये एमसीक्यूज में आता है, इस वजह से मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मोहम्मद बिन कासिम था। अब उस टाइम एमसीक्यूज आता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम को रवाना किया तो उसकी उम्र कितनी थी, उसकी उम्र जो है वो 17 साल थी। ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो चुका है। फिर अब जाहिर बात है कि जो बेशक उसकी उम्र 17 साल थी लेकिन उसका माइंड लेवल बहुत अच्छा था, वो अच्छे तरीके से फौज को जो है उसने ट्रेनिंग ली हुई थी। उसको जो है मॉडर्न मशीनरी का पता था, उसको पता था कि अगर आपके पास कोई सिचुएशन हो तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो हिजाज बिन यूसुफ ने जो है वो इसको चुना। ठीक है, अब उसने जो है वो रवाना कर दिया मोहम्मद बिन कासिम को। अब एमसीक्यूज आता है कि जब उसको रवाना किया था तो उसके पास जो है वो कितनी फौज थी। तो उसके पास कितनी आर्मी थी, उसके पास ही 12,000 आर्मी थी। ठीक है, अब 12,000 में से कुछ घुड़सवार थे, ऊंटों पर भी थे सवार, और फौजी थे और बहरी फौज भी थी। टोटल मिला के जो उसके पास थी वो कितनी थी, 12,000 थी। ठीक है, असल में जब मोहम्मद बिन कासिम रवाना हुआ था ना उस टाइम पर उसके पास जो है वो 5,000 के करीब आर्मी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो इलाकों से होता गया, ठीक है, वो जो है अपने मेन दीबल तक पहुंचा तो तब आर्मी उसके पास ज्यादा हो गई थी, लोग रास्ते में उसके साथ जुड़ते गए थे। तो तब उसके पास 12,000 आर्मी हो गई थी मोहम्मद बिन कासिम की, और उम्र उसकी कितनी थी, उसकी उम्र जो है वो उस टाइम सिर्फ 17 साल थी। अब उसने क्या किया, अब जाहिर बात है उसकी जो है वो लड़ाई होनी थी, राजाधारी के साथ जंग होनी थी। अब ये फौज सबसे पहले कहाँ गई थी, मकरान पहुंची थी। तो ये चीज याद रखिएगा। तो जब फौज उसके पास जो है वो मकरान पहुंची तो मकरान पहुंचते हुए 5,000 की आर्मी थी। लेकिन जैसे ही वो आगे रवाना हुआ, ठीक है, तो फिर उसके पास जो है वो सिंध में पहुंचा तो तब उसके पास 12,000 आर्मी थी। ठीक है, और ये जो मकरान का इलाका है आजकल फिलहाल जो है वो बलूचिस्तान का इलाका है। अब क्या होगा, अब बैटल ऑफ दीबल हुई। अब ये जो बैटल ऑफ दीबल है ये किसके दरमियान में हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान में हुई थी और राजा दहरी के दरमियान में हुई थी। ये एमसीक्यू आता है कि किसके दरमियान, किन दो के दरमियान में हुई थी। तो ये इन दो के दरमियान में हुई थी। ठीक है, अब ये जो जंग हुई थी, बैटल ऑफ दीबल जो हुई थी, ये दीबल क्या थी इन रियलिटी, ये जो दीबल थी ना ये बंदरगाह थी, क्योंकि सी लगता है सारी बात है, तो वाटर के साथ जो है उसकी पोर्ट थी, एक सी पोर्ट थी वहां।
अब वो जो इलाका था पूरा ऐसे आप ये समझे सी पोर्ट का इलाका था। तो वहां पे दुश्मन की ना बड़ी फौज बैठी हुई थी, क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम रवाना हुआ था तो राजा धारी को खबर पहुंच गई थी, उसने फुल अच्छे से पूरी प्रिपरेशन कर ली थी। तो उसने अपने सारे की सारी आर्मी जो है वो किनारे के ऊपर ऐसे आप ये समझे पोर्ट पर बिठा ली थी कि जैसे वो आए तो उस पर वो हमला कर दें। लेकिन जाहिर बात है मोहम्मद बिन कासिम एक स्ट्रॉन्ग मैन था, वो हर चीज तैयार करके आया था, मेंटली तौर पे प्रिपेयर था। उसने मंजीक का इस्तेमाल किया। ये एमसीक्यूज आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब हमला किया तो सबसे पहले उसने किस पावरफुल चीज का इस्तेमाल किया था? मंजीक थी। मंजीक को इंग्लिश में कहते हैं कैटापुल्ट। वो उस टाइम पर मशीन थी जो कि भारी भारी चीजों को तोड़ देती थी, और ये मोहम्मद बिन कासिम के पास थी, और ये जो है उस टाइम पे जदीद टेक्नोलॉजी थी। और उसका नाम क्या था? उसका नाम अलरूज था। पूछा जाता है कि वो जो कैटापल्ट थी उसका नाम क्या? उसका नाम अलरूज था। उसने क्या किया? उसने इसका इस्तेमाल करते हुए, इस मंजीक का इस्तेमाल करते हुए, किले की बड़ी बड़ी दीवारें थी और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्स थी, उसने उसको सबसे पहले उन दीवारों को तोड़ दिया, कमजोर किया। फिर उसके बाद दीवार टूट गई और फिर जितनी भी फौज थी, सारी मुस्लिम फौज थी, वो सीधा डायरेक्ट जो है वो अंदर दाखिल होगी और दुश्मन पर आप ये समझे वार करने शुरू कर दिए उन्होंने फौरन ही। फिर उसके बाद जैसे ही फौज अंदर दाखिल हुई, उन्होंने जाते ही सबको जो है वो शिकस्त देना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद जैसे पोर्ट से आगे वो लोग दिबल के मुकाम पर पहुंचे, तो वहां पे एक इलाका है, नेरून का इलाका, वहां पर ये लोग पहुंचे। वहां पर आपको पता है कि कबीले बने होते हैं, ट्राइबल्स टाइप लोग होते हैं, उनके भी सरदार होते हैं। तो उन सरदार को जब खबर पहुंची कि इसने जो है इतनी मजबूत स्ट्रॉन्ग फोर्स को गिरा दिया है, तो उन्होंने बगैर ही कुछ कहे हथियार डाल दिए। मतलब इतनी उसकी दहशत थी, लोग इतना डर गए थे। और फिर जब वो रवार के इलाके में पहुंचा, फिर अब जो है राजा दाहिर वहां पर था। तो यानी राजा दाहिर ने पहले सिर्फ अपनी फौज ही बिठाई हुई थी, अपने जर्नेल बिठाए हुए थे, अपने स्ट्रॉन्ग जर्नेल। और फिर जाके एंड में जो है वो राजा दाहिर था। फिर जब राजा दाहिर आया तो उसने अपने साथ बहुत अच्छी फौज रखी हुई थी, उसने वहां पे हाथी, मतलब मेन मेन चीज उसके पास थी बड़ी स्ट्रांग, उसने वहां पे एक जो है ना अपनी आर्मी बिठाई हुई थी। तो राजा दाहिर खुद जो था वो हाथी के ऊपर सवार था। ये एमसीक्यूज आता है कि वो किस पे सवार था? वो हाथी के ऊपर सवार था। तो जाहिर बात है मुकाबला हुआ और कई घंटों तक जंग जारी रही। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की जो फौज थी उसके अंदर एक अच्छी सीक्वेंस थी। ठीक है, वो एक मतलब उसने सीक्वेंस के साथ अपनी फोर्स बिठाई हुई थी। उसने बताया हुआ था कि हर फौज ने ये काम करना है, हर बंदे ने। लेकिन राजा दाहिर की फौज जो है वो बेतरतीब थी, उसकी सीक्वेंस सही नहीं थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, वहां पे तीर चलाने स्टार्ट कर दिए। और जैसे उसने तीर चलाए तो हाथी को जो है वो क्या लगे, तीर लग गया। और जैसे हाथी को तीर लगा, जो राजा दाहिर है वो नीचे गिर गया। राजा दाहिर नीचे गिर गया तो उसकी फौज सारी जो है वो स्प्रेड हो गई, इधर उधर फैल गई, यानी कि जो उसकी मुनज्जमनेस थी फोर्स की वो सारी की सारी खत्म हो गई। फिर इसकी वजह से हाथी इधर उधर भागने लगे। तो राजा दाहिर जो है वो हाथी के नीचे आ गया, तो जिसकी वजह से वो कुचला गया और वो मर गया। तो इस तरीके से जो है वो राजा दाहिर की मौत होती है। यानी उसकी अपनी फौज के अंदर, इन रियलिटी उसकी अपनी फौज में सीक्वेंस ही नहीं थी, जिसकी वजह से ऐसे हुआ। तो अब वो जख्मी हो गए, सारी बातें, फिर वो मर गए। इस तरीके से राजा दाहिर जो है वो मर गया। और जब राजा दाहिर मरा तो उसके सारी जो सिपाही थे वो डर गए इंतहा के, और सब जो है वो सिर्फ भागने लगे। और इस तरीके से जो है मोहम्मद बिन कासिम था, उसने सिंध को फतह किया। और उस टाइम पे जो उसका दारुल हुकूमत था वो क्या था? अलूर था। ठीक है, ये वर्ड याद रखे, उस टाइम पे इसका जो कैपिटल था वो कौन था? अलूर था, सिंध का। फिर उसके बाद राजा दाहिर का बेटा था जिसका नाम था जय सिंह। याद रखिएगा, राजा दाहिर का बेटा जय सिंह है। ठीक है, उसने भी, वो भी आया सारी बातें मैदान के अंदर। उसने भी अपनी जो है कोशिश की उसको हराने की, लेकिन वो भी जो है एंड में जाकर शिकस्त खा गया। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो पूरे सिंध पर जो है वो उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, और एंड में जाके उसने लास्ट में जो है वो बरहमनाबाद को फतह किया था। फिर इस तरीके से जंग खत्म हुई थी और हर जगह पे उसका कब्जा हो गया। अब उसके बाद उसने देखा कि उसका ये दीबर वाला सारा इलाका, राजा दाहिर जो जिससे उसकी मेन जंग थी वो तो खत्म होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता उसने जो है मजीद और इलाके भी फतह करने शुरू कर दिए। तो उसके बाद जो है वो मुल्तान पहुंचा। ठीक है, वहां पे जाके दरिया चन्नाब था, वहां पे ना दरिया चन्नाब है, फिर उसके किनारे पे मुल्तान का इलाका था। ठीक है, फिर वो वहां पे जाके दरिया चनाब है तो उसके किनारे पे जाके ना उसने डेरा डाल लिया, वहां पर पानी वगैरह पिया, उसकी फौज ने अच्छा खासा आराम किया। ठीक है, फिर उसने मुल्तान को भी साथ साथ ही फतह कर लिया, इसी चीजों के दौरान ही, क्योंकि लोग उससे डर गए थे। फिर इसकी वजह से उसने इजीली जो है ना वो विक्ट्री हासिल कर ली। फिर आगे उसने चाइना को फतह करना था, और भी इलाकों को उसने स्लो स्लो फतह करना था। लेकिन फिर ये हुआ कि पीछे से जो है वलीद बिन अब्दुल मलिक की तरफ से सपोर्ट आ रही थी, सारे के सारी चीजें, सारी सपोर्टेशन वलीद बिन अब्दुल मलिक ही भेज रहे थे। बेशक हिजाज बिन यूसुफ ये कहने भेज रहे थे, लेकिन मेन जो पीछे लीड कर रहा था वो वलीद बिन अब्दुल मलिक थे। लेकिन फिर जाके वलीद बिन अब्दुल मलिक की जो है वो डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ एक बात नोट कर लें कि
उस टाइम पे जो मुल्तान है ना, वो बड़ा अमीर अमीरों का शहर था। इसे कहते हैं सिंध का खजाना, मुल्तान को उस टाइम कहते हैं ट्रेजर ऑफ सिंध, इस मुल्तान को उस टाइम पे कहा जाता था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के तौर पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर एंड में जब चला गया तो उसकी जो है वो डेथ हो गई वलीद बिन अब्दुल मलिक की। तो उस टाइम पे जो है वो नया बादशाह बन गया। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आप यहाँ पे याद कर लें कि जब उसने, जो मोहम्मद बिन कासिम था, जब उसने सिंध को फतह किया था, तो वहां पे जाहिर बात है हिंदू हिंदू वहां पे बहुत रहते थे, बुद्ध मत के लोग वहां बहुत थे। जाहिर बात है मुस्लिम लोग वहां पे नहीं थे, कम थे बहुत ज्यादा। तो जो हिंदू और बुद्ध मत के लोग थे, जो मोहम्मद बिन कासिम था वो बहुत रहमदिल इंसान था, उसने सबके साथ जो है वो पोलाइटली बिहेव किया। और जो हिंदू और बुद्ध मत के लोग थे उसने उसको भी वहां पे रहने दिया, जबरदस्ती मुसलमानों से नहीं किया। बल्कि उसने उन्हें कहा कि आप जजिया देके यहाँ पे आराम से रह सकते हो, जैसे कि आप रहना चाहते हो। और आपको पता है कि जजिया जो होता है वो क्या होता है, जब हम गैर मुस्लिम जो लोग होते हैं उनसे, उनको अपने, अगर हम अपने मुल्क में रहने के लिए जो टैक्स वो देते हैं तो उसको हम जजिया कहते हैं। ठीक है। और उसने लोगों के ऊपर कुछ छोटे छोटे लॉज अप्लाई किए कि अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा, लेकिन उनके ऊपर जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं की। और वो इतना अच्छा था कि लोग उसके इंसाफ से बहुत ज्यादा जो है वो इम्प्रेस थे कि कितना अच्छा बादशाह है। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो इलाके थे वो उसके उसके अंडर आने लगे। ठीक है। और हर जगह पे क्या हो गया, अमन अमान कायम हो गया। फिर उसके बाद खलीफा अब्दुल मलिक थे, उसकी जो है वो मौत हो गई। और जब खलीफा अब्दुल बिन मलिक की मौत हो गई तो उसके भाई थे एक, जिसका नाम था सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। अब ये खलीफा बनने थे इसके बाद, तो जरा मतलब डेथ हो गई तो ये बन गए खलीफा अब। लेकिन जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक थे वो उनके भाई थे, लेकिन वो खलीफा बिन अब्दुल मलिक से जेलस करते थे कि किस तरीके से वो अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और आपको पता है लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कान भरने शुरू कर दिए। तो ये उनके मुखालिफ थे। तो जैसे ही सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बन गए, तो उन्होंने क्या किया, उसने सोचा कि जितने भी इसके जर्नेल हैं, जितने भी इसके लोग हैं, उन पर जुल्म सितम करना जो उसने शुरू कर दिया सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने। अब उसमें जाहिर बात है इन्होंने भी आना था, हिजाज बिन यूसुफ ने भी आना था, और जितने भी उसके जर्नेल थे उन सब ने आना था। ये जो वलीद बिन अब्दुल मलिक है इसके बहुत सारे जर्नैल थे। एक जो सबसे फेमस है वो हिजाज बिन यूसुफ था, जो कि बसरा का गवर्नर था। ये आपने याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मूसा बिन नसीर भी था, ये भी इसी का एक जर्नैल था, और उस टाइम पे जो है ये अफ्रीका का गवर्नर था। फिर उसके बाद तारिक बिन जियाद भी था, कुतैबा बिन मुस्लिम भी था। इसको हम डिटेल से जो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे उमैयद डायनेस्टी के अंदर। काफी सारे इसके जर्नैल थे, लेकिन फिलहाल जो हमारा टॉपिक के अकॉर्डिंग हिजाज बिन यूसुफ था। फिर इसने हिजाज बिन यूसुफ जो है इसके जितने भी करीबी लोग थे सबको सजा दी। और इसको पता था कि मोहम्मद बिन कासिम इतने अच्छे काम कर रहा है, तो उसने उसको वापस बुलवा लिया और इसको जेल में डाल दिया। और अक्सर बुक्स में लिखा हुआ है कि इस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ, इसकी जो मौत है बड़ी बुरी हुई थी, हालांकि इसके कारनामे बहुत अच्छे थे। लेकिन फिर भी इसको जो है वो बड़ी बुरी इसकी मौत हुई। उसके अलावा कुछ कहते हैं कि इसको जहर दे के मार दिया गया। तो ये दो आपके पास दोनों ही ठीक है, एमसीक्यूज में आपके पास दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा। तो दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे आप उस पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो इसकी मौत हो गई। उसके अलावा एक नीचे मैंने एक बात लिखी है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 20 साल की उम्र में सिंध को फतह किया। ये एमसीक्यूज आता है, ये मेरे पास पेपर का ही लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कितनी उम्र में सिंध को फतह किया, तब उसकी उम्र जो है वो 20 साल हो चुकी थी। ठीक है। उसके अलावा नीचे जो है वो कुछ सन लिखे हुए हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो रवाना कब हुआ था, किस किस टाइम पे हुआ था। वो 711 एडी में हुआ था। दीबल को कब फतह किया, 711 एडी में। ये एमसीक्यूज में आते हैं, ये पास पेपर के ही एमसीक्यूज हैं कि उसने दीबल को कब फतह किया, नरून को कब फतह किया, ये भी 711 में किया। राजा दाहिर को शिकस्त कब दी, 712 एडी में। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मुल्तान को कब फतह किया, 713 में। हिजाज बिन यूसुफ की कब मौत हुई, 714 एडी में। और मोहम्मद बिन कासिम की मौत कब हुई, 715 एडी में। ये सन तो आपने जो है ना लाजमी याद करने हैं। या जो है मैंने टेबल की फॉर्म में बना दी है, तो आप इसको जो है वो अच्छे से याद कर सकते हो। तो ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये इस टॉपिक के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट है, और आपने चीजों को जो है अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट इसके बाद, वैसे अगर हिस्ट्री के तौर पे देखा जाए तो इसके बाद जो है वो गजनवी डायनेस्टी आती है, लेकिन हम वो एक जरा लंबा टॉपिक है तो उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक और शॉर्ट टॉपिक आज कवर कर लेते हैं, वो है गौरी डायनेस्टी। ठीक है। तो जो गौरी डायनेस्टी को भी हम आज के ही लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। तो गौरी जो डायनेस्टी है इसका टेन्योर कितना है, वैसे मैंने यहाँ लिखा नहीं है, एंड में जाके लिखा है, लेकिन अभी आप अगर नोट करें तो लिख लें कि 1173 से लेके 1206 एडी तक इसका पूरा का पूरा जो गौरी डायनेस्टी है ना इसका टेन्योर। अब गौरी डायनेस्टी शुरू कैसे हुई थी, किस इलाके से शुरू हुई थी, पहला बादशाह कौन सा था, और आहिस्ता आहिस्ता कौन से बादशाह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आते गए, और फिर एंड ये जो है कैसे हुई थी और किसने इसको एंड किया था। ठीक है।
इसको हम देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इसमें हम अपने मेन मेन बादशाह के बारे में ही पढ़ेंगे जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे बादशाह हैं, अब आप कितने बादशाहों को डिस्कस करेंगे। तो जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, हम उसको ही जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब चले स्टार्ट करते हैं कि गौरी डायनेस्टी जो है वो शुरू कैसे हुई थी, स्टार्टिंग इसका कैसे हुआ था। तो ये बात है तकरीबन 879 एडी की बात है। तो अफगानिस्तान का उस टाइम पे एक इलाका था गौर का, वो एक टाइप का ना पहाड़ी इलाका था। ठीक है, वहां पर एक जो है एक कबीला रहता था, एक खानदान रहता था, उसका नाम जो है वो गौर था। ठीक है, तो इस वजह से वहां से इसकी क्योंकि स्टार्टिंग हुई थी, इस वजह से इसे कहते हैं गौरी डायनेस्टी। ठीक है, स्टार्टिंग में एक छोटा सा जो है एक कबीला था, लेकिन आहिस्ता इसके इसके सरदार जो है वो स्ट्रांग होते गए, और इन्होंने जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी हुकूमत बनाना शुरू कर दी। तो इसका सबसे पहला हुक्मरान कौन सा था, पहला वाला और आखिरी वाला, ये दो आपको मतलब याद होनी चाहिए हर चीज के बारे में, कि पहला कौन सा वाला है और इसका आखिरी कौन सा। तो सबसे पहला इसका याकूब बिन शनाब है इसका। और ये कब आया था, 879 एडी के अंदर आया था। और ये इसका सबसे पहला हुक्मरान था, और इसने इसकी बुनियाद रखी थी। तो ये एमसीक्यूज में आता है कि इसकी सबसे पहली बुनियाद किसने रखी थी और कब रखी थी, तो ये तो आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो है अमीर मोहम्मद बिन सूरी। इससे पहले और भी आए थे, लेकिन ये यहाँ से जो है हमारा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। इसका टेन्योर कितना था अमीर मोहम्मद बिन सूरी का, 1011 से लेके 997 एडी तक, ये इसका टोटल पूरा टेन्योर है, कि इस टाइम से लेकर यहाँ से इसने शुरू किया तो इस टाइम तक ये रहा था। अब इससे पहले मैंने अभी आपको बताया महमूद गजनवी का टाइम था, गजनवी डायनेस्टी थी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसने क्या किया था, इसने जो है वो महमूद गजनवी को शिकस्त दी थी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब महमूद गजनवी था तो उसके खिलाफ ये खड़ा हो गया था, लेकिन बैड लक उसका ये चला कि उसको शिकस्त हो गई थी और उसका कत्ल हो गया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो गोरी खानदान था ये एक टाइप का ना जंगजू टाइप था, जैसे आपको पता राजपूताना लोग थे, आगे जाके आएंगे कैसे वो जंगजू लोग थे, तो इस तरीके से ये भी ऐसे थे। तो इस तरीके से फिर गोरियों की ताकत में इजाफा होता गया, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हुक्मरान आते गए और वो कब्जा करते गए। फिर इलाउद्दीन हुसैन आया था, और इसका टेन्योर भी आपने याद रखना है कि कब से कब तक आया था, वो हुक्मरान बना। उसके बाद उसने सारे दुश्मनों को जो है वो शिकस्त दे दी, और फिर इस तरीके से उसने जो गजनी के इलाके थे उसको खत्म कर दिया, जिलावतन कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। फिर उसके बाद अब जो है वो गजनी डायनेस्टी का जो मेन टॉपिक है वो शुरू होता है। ये आपने सिर्फ बेसिक देखा। और याद रखिएगा कि जिसने इसको स्टार्ट किया था, जिस बादशाह ने, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जहाने सूस, दुनिया को जलाने वाला। ये टाइटल पूछे जाते हैं कि किसका क्या टाइटल है, तो आपने इस बादशाह का इलाउद्दीन हुसैन का याद रखना है, इसका टाइटल है जहाने सूस, दुनिया को जलाने वाला। ये टाइटल आपने लाजमी तौर पे याद रखना है। अब मोस्टली जो आप बुक्स में देखोगे ना हिस्ट्रीज की, ये गयासुद्दीन महमूद से स्टार्ट होती है, लेकिन वो शुरू में आपको बेसिक नहीं बताते कि कहाँ से ये शुरू हुई, किस इलाके से आई, पहला हुक्मरान कौन था, तो वो यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, लेकिन मैंने आपको पीछे से बेसिक चीज भी बताई है। तो अब आते हैं जो ऑफिशियली बुक में देखते हो यहाँ से, कि 1163 एडी के अंदर जो है वो गयासुद्दीन महमूद आया था। इसका टेन्योर जो है वो इतना है, यहाँ से यहाँ तक उसने हुकूमत की थी। इसका एक भाई था शहाबुद्दीन महमूद गोरी, इन दोनों के आपस में बहुत बनती थी। इन दोनों ने मिलकर जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है एक कंपनी बनाई, और उसके बाद इन्होंने मिलकर जो है वो पूरी सल्तनत चलाई। और किस तरीके से जब इन दोनों दोनों भाई ने मिलकर सल्तनत चलाई, तो कैसे आप ये समझे कि इनकी जो सल्तनत थी वो बहुत अरूज पर थी। अब देखें, इधर से गयासुद्दीन भी जो है वो इलाके फतह करता जा रहा था। गयासुद्दीन ने मगरबी इलाके फतह किए थे, जबकि दूसरी साइड से शहाबुद्दीन ने मशरिकी इलाके फतह किए थे। और करते करते इन्होंने इतना सारा इलाका फतह कर लिया था कि आपकी सोच है, और इतनी तेजी से ये फतह कर रहे थे कि बस। फिर क्या हुआ, अब ये जो शहाबुद्दीन गौरी है, इसकी जो मेन फोकस था वो हिंदुस्तान के ऊपर था। लेकिन उस टाइम पे जो ये हिंदुस्तान था, वहां पे ना राजपूत के लोग हुक्मरान थे, उनके कब्जे में ये था। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, जंग होती है, जाहिर बात है इसने जो है इसकी नजर हिंदुस्तान पे थी, तो उसने उस पर कब्जा करने का सोचा। फिर जंग हो गई। अब जंग किसकी हुई थी, जंग हुई थी 1191 में, और इसे कहते हैं बैटल ऑफ तराइन। ये जंग तराइन इसे इंग्लिश में उर्दू में कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं बैटल ऑफ तराइन। अब ये जो बैटल ऑफ तराइन है ये कब हुई थी, 1191 एडी में। एमसीक्यूज आता है कि तराइन वन कब हुई थी, तो ये 1191 एडी में हुई थी। ठीक है, अब किस किस के दरमियान में हुई थी, आपको अभी आपने ऊपर देखा शहाबुद्दीन गौरी के दरमियान में हुई थी, और किसके दरमियान में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान के दरमियान में हुई थी। उस टाइम पे जो बादशाह था हिंदुस्तान का वो पृथ्वीराज चौहान था। अब इन दोनों के दरमियान में जो है ये लड़ाई होती है। ठीक है, अब ये उस टाइम पे किसका बादशाह था, पृथ्वीराज चौहान, ये राजस्थान का बादशाह था। अब लड़ाई हुई, तो इस जंग के अंदर जो है
जो बादशाह था शहाबुद्दीन, उसको जो है वो शिकस्त हो जाती है। अब ये जो शहाबुद्दीन है, इसको शिकस्त हो जाती है। तो जैसे इसको शिकस्त होती देखे, अब खुद सोचे कि इतने सारे इलाके जाके फतह करता आ रहा था। तो अब जब इसको शिकस्त हुई तो इसको बहुत बुरा लगा कि कैसे ये हार गया है, और कैसे इसके जर्नेल ने बल्कि इसकी जान बचाई है और इसको मुश्किल से बचाया और बचा के वापस अपने वतन पे लेकर आया। तो इसको इस चीज का बड़ा सदमा लगा। ठीक है, इसने जैसे ये अपने इलाके वापस आया, इसने हर चीज का बायकॉट कर लिया कि इसने अब कोई फजूल काम नहीं करने। बस इसने जो है नेक्स्ट जंग की प्रैक्टिस करनी है, और जंग जो है वो हर हाल में जीतनी है, यानी इसने हार नहीं मानी बिल्कुल भी। अब फिर क्या हुआ, पूरे एक साल बाद 1192 में ये दोबारा फुली प्रिपेयर होके गया, और तराइन टू की लड़ाई हुई। एमसीक्यूज आते तराइन टू कब हुई, तराइन वन कब हुई थी, तो ये एमसीक्यूज आपने याद करने हैं कि कब कब हुई थी, 1191 और 1192। अब जंग किसके दरमियान में हुई, वही शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान में हुई। और अब शहाबुद्दीन इतना अच्छा प्रिपेयर होके गया था कि उसने जो है पृथ्वीराज चौहान को इजीली जो है वो शिकस्त दे दी। पृथ्वीराज चौहान को उसने क्या कर दिया, शिकस्त दे दी, और उसको जो है वो कैद कर लिया। और कैद करके वो अपने अपने साथ ले गया था इसको अफगानिस्तान। ठीक है। फिर अब फिर उसको बड़ी खुशी हुई कि इसने जो है वो उसको शिकस्त दे दी, और फिर देखा आहिस्ता आहिस्ता इसने जो है वो इलाकों पर क्या कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो, शहाबुद्दीन गौर ने उसको शिकस्त दे दी थी, और अपने साथ जो है वो उसकी दिल्ली ले गया था, और फिर उसने अजमेर पे भी कब्जा कर लिया। अजमेर इलाका था उस टाइम का। फिर उसके जर्नेल भी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, बख्तियार खलजी था, ताजुद्दीन यलदूस था। ये सारे जर्नेल थे। इसने इसको ना मुख्तलिफ हिस्सों में बिठा दिया था। असल में खुद देखे, हिंदुस्तान एक बड़ा इलाका था, तो वो इतने सारे इलाके को अकेले कैसे हैंडल करता, तो उसके जो भरोसे वाले जितने जर्नेल थे, और ये उसके इंपॉर्टेंट जर्नेल के नाम है, एमसीक्यूज में आता है कि ये किसका जर्नेल था। तो ये शाहबुद्दीन के जर्नेल है चारों, आपने इसके नाम याद करने हैं। इसने उसको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इलाकों पे ना बिठा दिया। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने इसको जो है वो लाहौर से दिल्ली के इलाके पे बिठाया था। बख्तियार जो खलजी है, इसने बख्तियार खलजी को जो है वो बंगाल के इलाके पे बिठाया था। इस तरह जो इसने यहाँ पे है, ताजुद्दीन यलदूज है, इसको इसने कहाँ बिठाया था, इसको ये अपने पास रखा था, एज ए पर्सनली तौर पे ना इसको अपने पास बिठा के रखता था। तो इस तरीके से उसने सारे जर्नेलों में इलाके डिवाइड किए हुए थे जिन पे इसको ट्रस्ट था। अब जारी बात है, शाहबुद्दीन जो है ये ताकतवर हुक्मरान था, कितने ये इलाके पीछे फतह करके आया था। लेकिन ये हुआ कि 1206 में पंजाब का इलाका था जहलम में, जहलम जो है ना उसके पास इलाका था पंजाब का, वहां पे एक राजपूत का सरदार था, उसने इसको कत्ल कर दिया था। ठीक है, और जब इसने इसको कत्ल किया तो उसके बाद जो है वो जो गौरी सल्तनत थी वो कमजोर हो गई, क्योंकि शहाबुद्दीन ही मेन था, वो बड़े जोश से इलाकों को फतह करता आ रहा था। लेकिन सारी बात है कि मर गया, अगला हुक्मरान आया, फिर इनकी जो डायनेस्टी थी ना वो बड़ी कमजोर हो गई और खत्म होने स्टार्ट हो गई आहिस्ता आहिस्ता। और फिर 1215 में जो खवारिज्म के लोग थे उन्होंने जो है वो हमला कर दिया गोरियों के ऊपर, और फिर गोरियों का आप ये समझे मुकम्मल ही खत्म हो गया। अब एंड पूछा जा सकता है कि किसने जो है वो इनको खत्म किया था, खवारिज्मी ने इनको जो है वो खत्म किया था। हालांकि ये जो गौरी डायनेस्टी है ये ज्यादा देर इसने रूल नहीं किया था, कम टाइम पे किया था। लेकिन जब तक इन्होंने रूल किया तो इन्होंने बड़े अच्छे कारनामे किए, और इनकी वजह से आगे दिल्ली सल्तनत बनी थी। दिल्ली सल्तनत को भी हम आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से हुक्मरान आए थे। फिर ये जो शाहबुद्दीन गौरी था, इसका जर्नैल था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने फिर जो है ये दिल्ली में अपना इक़्तिदार संभाला, और आगे जाके जो है दिल्ली सल्तनत की इस तरीके से बुनियाद हुई थी। ठीक है। और आगे जाके फिर मुगल सल्तनत की भी बुनियाद होती है, उस चीज को भी जो हम है डिटेल से देखेंगे कि कैसे मुगल सल्तनत बनती है, और उसमें कौन कौन से हुक्मरान आए, और कैसे जो है इसके अंदर मैंने आपको सीक्वेंस के साथ बताऊंगी कि कैसे कैसे कौन कौन सी डायनेस्टी आई, उसका टेन्योर क्या है, और दिल्ली सल्तनत को कैसे कहते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारा नेक्स्ट का जो लेक्चर होगा आपका, वो जो है वो गजनवी डायनेस्टी के ऊपर होगा। तो गजनवी डायनेस्टी में कुछ इलाके हैं, उनको मैं आपको डिस्कस करके थोड़ा सा मैप भी एक ड्रॉ कर दूंगी, ताकि आपको समझ लग जाए कि कौन से इलाके कहाँ पे हैं, और आपको ना इसे इजीली याद कर पाओगे। तो मैं थोड़ा सा आपको मैप भी बना दूंगी, और ये बता दूंगी कि गजनवी डायनेस्टी कैसे शुरू हुई थी, कौन कौन सी इसके अंदर जंग हुई थी, और कौन कौन सी अहम शख्सियात अपने बादशाहों के दौर में आई थी, और आखिरी हुक्मरान कौन सा था, और इसकी जो जंग है वो कैसे खत्म हुई थी, और कैसे जो है इस पूरी का खात्मा हुआ था। नेक्स्ट में अगर टाइम बचे कल के लेक्चर में तो हम दिल्ली सल्तनत को भी देख लेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं है। इसमें 5 जो है वो बादशाह आए थे,
और उनको भी आपने डिटेल से देखना है कि उसके कौन कौन से कारनामे थे, उन्होंने क्या किया। तो अगर देखें तो कल के लेक्चर में हाफ अगर हम कर पाए तो दिल्ली सल्तनत भी कर लेंगे, वरना वो गजनवी तो हम जो है वो लाजमी कर लेंगे। लेकिन हम जो है वो थोड़ा सिलेबस जो है स्पीड से ही लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि स्लो स्लो चलेंगे, फिर ऐसे हमारा मंथ जो है वो ज्यादा जो है लग जाएंगे, 4 से 5 मंथ जो है फिर लग सकते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे, आप लोग बस साथ साथ जो है अपने लेक्चर प्रिपेयर करते जाइएगा, साथ साथ ही अगर आप करेंगे प्रिपेयर तो आपको होगा, वरना अगर आपने एक दिन का भी लेक्चर छोड़ दिया तो आपसे नहीं होगा। और ये पूरा वीक में जो हम पढ़ लेंगे, इसके बाद आपका ना संडे वाले दिन क्विज हो जाया करेगा, तो क्विज जो है वो मैं आपको बना के शेयर कर दिया करूंगी, ताकि आपके साथ साथ जो है वो प्रिपरेशन रहे। तो आज के लिए इतना काफी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे। अल्लाह हाफिज।